अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी डिबेट। मैं हूं कामरान यूसुफ और मेरे साथ हैं शहबाज राना। नाजरीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 सालों में बिजली के बिलों में 100% इजाफा हुआ है। आज पाकिस्तान में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 70 रुपये है और जिसका मतलब ये हुआ कि आज बेशतर जो पाकिस्तान में ख़ानदानों की आमदन है उससे ज़्यादा आपको बिजली के बिल महसूल होते हैं। तो आज के इस 2 घंटे की डिबेट में हम जानने की कोशिश करेंगे, एक ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है, कि आखिर पाकिस्तान में ये तवानाई का जो बहरान है, बढ़ती जो बिजली की कीमतें हैं, उसकी वजह क्या है और उसका हल भी तजवीज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, जब बिजली के बिलों की बात कर रहे हैं शहबाज, तो मैं अपना बिल आपको बता देता हूँ कि इस महीने का मुझे जो बिजली का बिल आया है, 2 के 11 दिन में घर पर नहीं था, 69,000। तो आप अब अपना बिजली का बिल बताएं कि आपका बिजली का बिल कितना है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि एक एसी चलता रहा है, ऐसा नहीं है कि खुला जो है ना वो बिजली का बिल इस्तेमाल कर रहे थे। आप सहाफ़ी हैं, अगर आप 11 दिन घर पे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर पे कोई नहीं होगा, तो कोई भी आपके घर पे भी आके नहीं घर बंद था, मैं इसलिए बता रहा हूँ। चले, आपका ख्याल है घर बंद है, लेकिन नॉर्मली नाजरीन सूरत हाल यही है जो कामरान बता रहे हैं कि कोई गिला कर रहा है कि मैं 1 हफ्ता घर पे नहीं था, कोई कह रहा था कि मैं ईद की छुट्टियों पे घर पे नहीं था, कोई और वजूहत बता रहा है, बच्चों के साथ सैर पे गया हुआ है। लेकिन फिर भी जो बिजली का बिल है वो किसी का 20,000, ये गरीब तरीन तबका है, मिडिल इनकम ग्रुप जिसका एक एसी चलता है, उसका जो बिजली का बिल आ रहा है 40 से 60 हज़ार रुपया। अगर किसी की कंजम्पशन थोड़ी सी उससे ज़्यादा है तो अब 1-1 लाख रुपए का एक आम जो अपर मिडिल इनकम ग्रुप का पाकिस्तान का शहरी है उसका बिल आ रहा है। ये आखिर क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ पिछले 2-3 साल में कि पाकिस्तान में बिजली की जो कीमतें हैं वो बेतहाशा बढ़ गई? आजकल आप बहुत ज़्यादा डिबेट सुन रहे हैं कि जी आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से बढ़ गया, चाइना के जो पावर प्लांट्स लगे थे उसकी वजह से बिजली के जो बिल्स हैं कामरान वो बढ़ गए। क्या ये हकीकत है? क्या ये सच है? ये शायद सच तो है लेकिन पूरा सच नहीं है। हम आज आपको बता रहे हैं 7 वो बड़ी वजूहात जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल बढ़ा, और क्या ये जो मसले हैं ये ऐसे चलेंगे या इसमें कोई कमी आ सकती है। सबसे बड़ी वजह कहा जाता है कैपेसिटी पेमेंट्स। अब कैपेसिटी पेमेंट्स 2 तरह की होती है, अपने जो हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। एक कर्जे की अदायगी है, वो भी कैपेसिटी पेमेंट में शामिल है, और जो बिजली हम खरीदते नहीं है पावर प्लांट से उसकी भी जो अदायगी है वो कैपेसिटी पेमेंट में शामिल होती है। एक और इसके अंदर भी फैक्टर होता है, दूसरा बड़ा फैक्टर नेट हाइडल प्रॉफिट। जो सूबे जो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है जहाँ से पानी से बिजली पैदा होती है, तो उनको गारंटी दी गई है कि उनको नेट हाइडल प्रॉफिट मिलेगा, वो भी एक फैक्टर है। आप उसकी बात बहुत कम सुनते हैं। तीसरा फैक्टर गैस की कीमतें हैं, गैस की प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस हैं, मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, वो भी फैक्टर है। फिर एक फैक्टर आ जाता है कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है पाकिस्तान का, सर्दियों में जहाँ पे सस्ती बिजली पैदा होती है वो पाकिस्तान का साउथ है, लेकिन जहाँ बिजली ज़्यादा पाकिस्तान में हमेशा इस्तेमाल होती है वो पाकिस्तान का सेंटर और नॉर्थ है, पंजाब है मेनली। साउथ से नॉर्थ तक बिजली हम सस्ती पहुँचा नहीं सकते, सिस्टम हमारा इस काबिल ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं मिनिमम एक लोड फैक्टर है पावर प्लांट्स का, LNG का कभी होता था, अभी भी शायद हो। फिर न्यूक्लियर प्लांट्स के कुछ आपकी कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं। देन एक जो आखिरी बात हम करें फिर आगे बढ़े, वो है कि जो सर्कुलर डेट पाकिस्तान में बढ़ चुका है उसको अदा करने के लिए हुकूमत ने कमर्शियल बैंकों से कर्जा लिया, उस कर्जे के ऊपर सूद, डेट सर्विसिंग सरचार्ज आपके बिल के ऊपर, और लास्टली टैक्सेस, हर तरह का टैक्स आपके जो बिल है उसके अंदर शामिल किया। तो ये 7 बड़ी वजूहत हमने सामने रखी हैं। कामरान, मेरे ख्याल में आपने के पास चलेंगे, बिल्कुल पे आपने एक ओवरव्यू दे दिया कि बड़े इश्यूज़ क्या हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है उनका मैं आपसे तारुफ़ करवाता हूँ। लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने, ये वज़ीर रहे हैं तवानाई के और PMLN से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं खुर्रम मुख्तार साहब, पैट्रन इन चीफ़ हैं पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं अरशद अब्बासी साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं कामरान अरशद साहब, ये चेयरमैन हैं एप्टमा पंजाब के। और ये भी आपको बता दें कि हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं खालिद मंसूर साहब, साबिक मुशीर हैं बराए CPAC अमूर, और यूनुस ढागा साहब जो सेक्रेटरी पावर रहे हैं। तो आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खुसूसी डिबेट में ज्वाइन करने के लिए। आगाज़ मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से करना चाहूँगा। खुर्रम साहब, ऑफ कोर्स जो हम जिक्र करते हैं, एक वजह जो बताई जाती है कि पाकिस्तान में आज जो एक तवानाई का बहरान हमें नज़र आ रहा है, उसकी वजह कहा जाती है कि जो 2015 की हमारी जो पॉलिसी थी जिसके तहत हमने पावर प्रोजेक्ट्स लगाए CPAC के तहत, डू यू थिंक कि आज, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आज 70 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत अदा करनी पड़ रही है और मज़ीद इसमें इजाफा भी होगा, डू यू एक्सेप्ट
कि आपकी गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से आज हम इस जगह पे खड़े हैं? जी, पॉलिसी उस वक्त के मुताबिक बनाई जाती है ना जी, कि जो पॉलिसी उस वक्त की सूरत हाल ये थी। जब हम आज कहते हैं तवानाई का बहरान है, वो तवानाई का बहरान नहीं है, वो तवानाई की कीमत का बहरान है। ठीक है जी। और तवानाई तो मौजूद है, तवानाई तो महंगी बहुत मौजूद है पूरे मुल्क में। आप चाहें तो पूरे मुल्क में इतनी भी तवानाई मौजूद है कि आप ज़ीरो लोड शेडिंग कर दें, लेकिन वो सार्फिन के लिए जो है वो इकोनॉमिकल नहीं है। और ये भी याद रखें कि तवानाई का एक जो सप्लाई का बहरान था वो आज से 11 साल पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को विरसे में मिला था, जब पूरे मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। तो लिहाजा जब हम आज बात करते हैं तो हमें ये कहना चाहिए कि तवानाई की कमी नहीं है, तवानाई मुल्क में वापर मौजूद है। सिर्फ ये कि क्या उसको उस कीमत पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सार्फिन को कि नहीं प्रोवाइड कर सकते, पहली बात ये। दूसरा ये है कि वो पॉलिसी उस वक्त बनाई गई थी, और ये हम सबके लिए सबक भी है कि पॉलिसीज़ एमरजेंसी के दौरान जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो उनके अंदर बाज़ ऐसी चीज़ें शामिल की जाती हैं कि जो नॉर्मल मार्केट ऑपरेशंस में उस वक्त के लिहाज से उनको अट्रैक्ट करने के लिए, तो लिहाजा जब भी पॉलिसी बनाई गई वो बहरान में बनाई गई। 2015 में अभी हम, अगर आपको याद हो तो 2014 के दिसंबर में जो है आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या पेशावर में हुआ था। पाकिस्तान में ना सिर्फ फॉरेन क्या डोमेस्टिक लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उस वक्त जो बिजली का बहरान था उसे पूरा करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई। आज उस पर बहुत क्रिटिसिज्म हो सकता है, 9 साल बाद आप उस पर बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिहाज, उस वक्त के लिहाज से वो पॉलिसी बेहतर थी। और ये याद रखेंगे उस पॉलिसी के तहत जो सबसे बड़ा काम किया गया, जब हम चाइनीज़ IPPs को इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे सस्ते और एफिशिएंट प्लांट्स हुकूमत पाकिस्तान ने खुद जो LNG के प्लांट्स लगाए हैं वो लगाए हैं, जो सबसे कम कीमत पे थे पर मेगावाट, पूरे प्राइवेट सेक्टर में उतनी कम कीमत पे नहीं लगे वो प्लांट। तो लिहाजा जहां हम बात करते हैं बहुत सारे इश्यूज उठते हैं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन हमें इस बात को सोचना है कि बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं। और जैसे वो LNG प्लांट्स लगे, बहुत सारे जो हाइडल पे दोबारा पाकिस्तान की कौम ने अपना काम शुरू किया, जिसमें अभी 2-3 महीने बाद सुखी किनारी का जो प्रोजेक्ट है 888 मेगावाट का, वो नवंबर में ऑन हो जाएगा, वो भी उसी पॉलिसी के तहत बना। तो लिहाजा पॉलिसीज़ का जो इशू है वो अपनी जगह पर है। हम जो आई थिंक इस डिबेट को अगर हमें फोकस करना है वो यही है कि बिजली का बिल कैसे कम होगा। सवाल ये है हमारे सामने, जो पॉलिसी बन गई है, और उस बिजली के बिल को कम करने में हमें क्या रुकावटें हैं। सबसे बड़ी रुकावट मेरी नज़र में रख देता हूं, और वो यही है, 2 हैं। IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उनके पीछे एक पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी है। उस सॉवरेन गारंटी का क्या इलाज करना कि अगर हमने उन एग्रीमेंट्स को किसी भी तरह अमेंड करना है उनकी एग्रीमेंट के साथ, या अगर उसका क्या हल है, मेरी नज़र में सिर्फ पार्लियामान उसका हल है। नाज़रीन, जो डिबेट है इस वक्त बहुत ही अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है, लेकिन हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। अपने एक और एक्सपर्ट को भी ऐड करते हैं, और जिनका एक डायरेक्ट रोल था जो CPEC के तहत पावर प्लांट्स लगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त यूनुस ढागा साहब, साबिक सेक्रेटरी पावर हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे हैं। ढागा साहब नेगोशिएट करते रहे हैं चाइना के साथ। ढागा साहब, अभी खुर्रम तस्वीर साहब फरमा रहे थे कि मसला बिजली का होना या ना होना नहीं है, मसला ये है कि बिजली महंगी है, और ये जो महंगी बिजली है इसका जो सबसे बड़ा जो ब्लेम जा रहा है वो जा रहा है ब्लेम CPEC के पावर प्लांट्स के ऊपर। आपने नेगोशिएट किया था, ऐसी कौन सी चीज़ यूनुस ढागा साहब आपने 2015 की पावर पॉलिसी में ऑफर की जो उससे पहले 2002 की पॉलिसी या 1994 की पॉलिसी में नहीं थी? शुक्रिया जवाद साहब, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि क्या 2015 में कोई ऐसी नई चीज़ की थी जो पिछली पॉलिसीज़ में नहीं थी। तो ऐसी बात नहीं है। 2015 शायद पिछली पॉलिसी से बेहतर पॉलिसी, क्योंकि इसमें फिर लोकल जो इन्वेस्टमेंट थी उसको हमने डीलिंग कर दिया था डॉलर्स। बहरहाल ये पॉलिसीज जो IPPs की जो थी, IPPs के लिए जो पॉलिसी थी उस वक्त, ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं थी, ये भी मैं क्लियर कर दूं। CPEC के लिए ये पॉलिसी नहीं बनाई गई थी, पावर पॉलिसी थी अवेलेबल वर्ल्ड ओवर सबके लिए। ये और बात है कि पाकिस्तान में उस वक्त कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा था, और चाइना ने उस वक्त आगे बढ़ के इन्वेस्टमेंट की और हमारा मसला हल किया। अब ये कहना बहुत आसान है कि जी ये बहुत खराब पॉलिसी थी। ज़रूर ये बात है कि जो आपने मुख्तलिफ वजूहात बताई अपनी जो हमारा पावर क्राइसिस को नहीं बल्कि पावर प्राइसिंग के क्राइसिस की, उसमें एक सबसे बड़ी जो वजह है वो है नेपरा की कैपेसिटी का प्रॉब्लम।
नेपरा, ये जो आप कह रहे हैं नेगोशिएशंस, चाइना से नेगोशिएशन कोई हमने इसकी नहीं की थी, या गवर्नमेंट ये नेगोशिएशन नहीं करती कि कितने में बिजली बेचेंगे। वो नेगोशिएट करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको एक अच्छी अपनी पॉलिसी के तहत हम आपको देंगे, जो कि पॉलिसी सबके लिए अवेलेबल है। उसको फिर पॉलिसी के मुताबिक टैरिफ कंफर्म करना होता है नेपरा में। अब जो आप एक पॉलिसी आप जो देख लें, तो हमने 2020 में एक इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक फॉरेंसिक ऑडिट करवाई थी। मोहम्मद अली साहब थे उसको कर रहे थे, उनके साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे फाइनेंशियल। उन्होंने ये बात बताई कि नेपरा की जो पॉलिसी डिटर्मिनेशन के लिए जो मिस रिपोर्टिंग कहीं कहीं की गई, तो नेपरा उसको डिटेक्ट करने में, ठीक करने में नाकाम रहा। और ये सिर्फ इसका नहीं था चाइनीज प्रोजेक्ट्स का, बल्कि तमाम प्रोजेक्ट्स में कहीं पे वो अपनी कॉस्ट को ओवर रिपोर्ट करके ज्यादा टैरिफ ले गए, कहीं पे वो इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन को गलत रिपोर्ट करते रहे। तो और उसके बाद फिर जब ये चलाए जाते हैं प्लांट्स, तो उसके दौरान भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिसको नेपरा ने और CPPAG ने, जहाँ पे बिलिंग होती है, उन्होंने चेक करना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब मैं सेक्रेटरी था वाटर एंड पावर, तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि जो हमारे फ्यूल के प्लांट्स है, वहाँ पे वो इन्वेंट्री इतनी नहीं रखते जितना वो अपने O&M में क्लेम करते हैं। तो हमने उसकी एक थोड़ी सी ऑडिट कराई। तो हमने एक छोटे से पीरियड के लिए हमने जब ऑडिट कराई, तो हमें ये पता चला कि तकरीबन 18 अरब की सिर्फ फर्नेस ऑयल के प्लांट्स ओवर बिलिंग कर रहे थे, और 18 अरब की हमने वो फिर ओवर बिलिंग उनको हमने फिर चार्ज की और उनके बिलों से यूनुस डागा साहब, आपको सिर्फ एक सेकंड के लिए रोकूंगा। और ये 2015 की पॉलिसी का आपने जिक्र किया कि अच्छी पॉलिसी थी, आपने जो लोकल इन्वेस्टमेंट थी उसको डॉलर से डीलिंक कर दिया। लेकिन नाज़रीन, जो ऑफर किया गया उस 2015 की पॉलिसी में, और मोहम्मद अली रिपोर्ट में भी उसका जिक्र है, और ये जो पॉलिसी थी कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते थे, उन्होंने अप्रूव किया। इसके अंदर क्या क्या दिया गया? और ये बिल्कुल ठीक कहा यूनुस डागा साहब ने, वो सिर्फ चाइना के लिए नहीं था, वो गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स के लिए था, तमाम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के लिए था, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। इतना बड़ा उसका स्कोप था। जहां पे मसला हुआ वो जी डागा साहब बिल्कुल आपकी तरफ आते हैं। ये जो आपने जो US डॉलर बेस्ड इनको टैरिफ दिया, जिसमें एनर्जी पावर, उनको जो एनर्जी परचेज प्राइस थी, कैपेसिटी पेमेंट थी, वो उसके अंदर शामिल थी डॉलर बेस्ड। फिर गारंटेड उनको रिटर्न्स दिए गए, उसके साथ ही पाक रुपी से कन्वर्जन टू US डॉलर, और फिर फॉरेन रेमिटेंस, आपने उसको बाहर पैसा लेके जाने की इजाज़त, और उसके साथ ही कुछ जो आपके जो डेप्रिसिएशन के कुछ रिस्क थे उनको मिटिगेट किया गया, इनकम टैक्स की एग्जम्पशन दी गई। तो यूनुस डागा साहब, इतना कुछ आपने उनको दे दिया, तो ये कैसे बेहतर पॉलिसी हो सकती है? जी देखें, ये तमाम पॉलिसी में था। किसी भी आपकी जो पॉलिसी है ना, इन्वेस्टमेंट आपकी ओवरऑल जो पॉलिसी है, इसमें आप दूसरे भी देख लें, सिर्फ पावर सेक्टर की बात नहीं है। हर इन्वेस्टर को इजाजत है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को, जो कि उसने डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट की होगी, वो मुल्क से बाहर ले जा सकता है। या आप जरूर चेक कर लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो रेमिटेंसेस होती हैं हर महीने, ये सिर्फ पावर प्लांट्स की नहीं होती है। तमाम जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये इजाजत है कि वो अपनी ना सिर्फ ये कि कैपिटल ले जाएं, अपने प्रॉफिट्स भी वापस ले जा सकते हैं मुल्क। वरना कौन इधर इन्वेस्ट करेगा? आप मुझे बताइए कि आप लोगों से ये कहें कि आप डॉलर में ले आएं और हम आपको रुपये में देंगे, और आपको बेशक एक साल में हमारा रुपये जो है आधी कीमत का हो जाए, तो आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें। ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने खुद देखा है कि हम कैसे 103 से अच्छा, यूनुस डागा साहब आपके पास दोबारा वापस आएंगे। अगर हम ये सोचें कि हम सारे इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्ट, या तो हम कहेंगे सिर्फ रुपये में हमारे इन्वेस्टमेंट होगी और डॉलर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो फिर तो ठीक है। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। मैं इसी डिस्कशन को आगे लेकर के चलता हूँ, और लाहौर में खुर्रम मुख्तार साहब से बात करते हैं। खुर्रम साहब, जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा कि जब ये पॉलिसी अनाउंस की गई थी, पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी सिचुएशन थी, कोई इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं था, और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि जब इतनी लोड शेडिंग हो रही थी, तो लोग ये कहते थे कि बिजली दे दें, भले जितनी महंगी क्यों ना हो। उस वक्त लोगों का सबसे बड़ा ये कंसर्न था, और जो ये जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं ढागा साहब भी कि ज़ाहिर है कोई भी इन्वेस्टर अगर डॉलर में इन्वेस्ट करेगा तो वो रुपयों में तो नहीं लेके जाएगा। तो आपके ख्याल में पॉलिसी में कोई ख़राबी थी, या पॉलिसी ठीक थी, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो बाकी लवाजमात हमने करने थे उसको इम्प्लीमेंट हमने नहीं किया, जिसकी वजह से आज इस क्राइसिस का शिकार है? शुक्रिया कामरान साहब। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जी हमें इस वक्त जो इस मामले की जो सिवियरिटी है, जो इसका इम्पैक्ट है ऑन आर इकॉनमी, जो आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर, जो बिजनेसेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट है, हमें फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखने की ज़रूरत है। क्योंकि गॉड फॉरबिड ये जो आज हम 2.1 ट्रिलियन की कैपेसिटी पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये नेक्स्ट ईयर 2.8 ट्रिलियन और फिर 3 ट्रिलियन और फिर 4 ट्रिलियन होने जा रही है। तो हमें एक काबिल अमल
प्लान बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, वो करते हैं, वो हम एक अलग कमीशन बनाएं और वो whoever is responsible they should be held responsible for this। बट हमें अब ये देखना है कि जी जो इमीडिएट हमारे गोल्स हैं कि 6 मंथ्स में हम क्या कर सकते हैं, 1 साल में क्या कर सकते हैं और 18 माह में क्या कर सकते हैं। तो हमें एक टारगेट बेस्ड प्लान बनाने की ज़रूरत है और उसे वार फुटिंग के ऊपर एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। Solution की तरफ की तरफ बाद में आएंगे, सोल्यूशन की तरफ बाद में। जो कामरान का सवाल था, जो असल बात कही भी जाती है और हमारे जो बाकी पैनलिस्ट भी इस चीज़ को इंडोर्स करेंगे। आप इंडस्ट्रियलिस्ट खुद कहते थे जो बिजली नहीं है वो महंगी तरीन बिजली है। आज आप लोगों को प्रॉब्लम है, हम सबको प्रॉब्लम है, तो क्या वो स्टांस आपका गलत था या आपने उस वक्त शॉर्ट साइटेडनेस थी कि बिजली ले लें, अपनी पैदावार बढ़ा लें, बाद का मामला बाद में देख लेंगे? नहीं जी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेसेस हैं, दे वर नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूशन। ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। हमने तो अपनी डिमांड देनी थी, वो डिमांड हमने उसकी दे दी। इस ये जो पॉलिसी है इसके अंदर एक मुझे नज़र आता है कि जो इसमें O&M है वो लोकल सब्जेक्ट है, वो उसकी डॉलर इंडेक्सिंग नहीं होनी चाहिए थी, वो PKR में होना चाहिए था, बट उसे उसकी डॉलर इंडेक्सिंग की गई। इसके अलावा बेताशा वजूहात हैं, बट मेरा अगेन ये एम्फेसिस होगा कि अगर हम इस डिबेट को मीनिंगफुल करना चाहते हैं तो हमें फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हम देखें कि क्या लो हैंगिंग फ्रूट है। जी, आप खुसूसी डिबेट देख रहे हैं जो बिजली की कीमतों का बहरान है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और डिस्कशन को जारी रखते हैं। हमारे साथ जो है इस वक्त खालिद मंसूर साहब भी हैं। खालिद मंसूर साहब के इन्होंने 2 हेड्स हैं। ये जब चाइना के साथ नेगोशिएशंस हो रही थी उस वक्त एक कंपनी की तरफ से ये इन्वेस्टर थे और इनके इन्वॉल्वमेंट थी ये सारे टैरिफ डिटर्मिनेशन में, इस प्रोसेस में। बाद में फिर जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी उसमें ये CPEC अफेयर्स के स्पेशल असिस्टेंट भी थे प्राइम मिनिस्टर के। खालिद मंसूर साहब, आपका क्या अब एक्सपीरियंस है? अगर 10 साल पीछे आपको लेके जाया जाए, उस वक्त आप लोग जो निगोशिएट कर रहे थे और जो पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लग गए, जिसमें सिर्फ CPEC ही नहीं, हुकूमत ने खुद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए, LNG पावर प्लांट्स लगाए, और अब 10 साल फॉरवर्ड आप आ जाएं आज के दिन में, आप समझते हैं कि उस वक्त के जो फैसले थे वो ठीक थे या आप सब लोगों से गलतियाँ हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस एक्सीलेंट डिबेट। देखिए, मुझे आप जरा 5 मिनट दीजिए। देखें, वी हैव टू स्लाइटली गो बैक इनटू द हिस्ट्री। मैं आपको जो अपनी फीडबैक दे रहा हूँ, बिकॉज आई वाज हेडिंग OICCI, जहाँ पे मल्टीपल इंटरनेशनल या मल्टी कंट्रीज के इन्वेस्टर्स होते हैं। उसके बाद देन आई वाज हेडिंग हपको वाज द बिगेस्ट IPP एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखिए, हम ये चीज़ भूल रहे हैं कि जिस ज़माने की बात कर रहे हैं तो उस वक्त 38% पावर जनरेशन यूज्ड टू बी ऑन फर्नेस ऑयल, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव चॉइस ऑफ फ्यूल है, और वो भी मेजॉरिटी जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। तो देयर वाज अ नीड कि हम किसी तरीके से कुछ इस किस्म की पॉलिसी लेके आएँ जिसकी वजह से हम इंडिजिनस फ्यूल को एक्सप्लॉइट भी करें और उसको यूज़ भी करें और उससे फिर सस्ती तरीन बिजली बनाएं। तो हमारे जो क्राइसिस थे, एक तो बिजली नहीं थी और दूसरी जो बिजली वो बहुत एक्सपेंसिव थी। नाउ आपने क्या किया कि जिस वक्त वो हपको लगा है उसकी हिस्ट्री आपको मालूम है, फिर उसके बाद जो उसके अंदर विच हंटिंग हुई है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो निगोशिएट हुआ और उसके बाद लॉट ऑफ एलिगेशन एटसेट्रा, और फिर जब सप्लाई डिमांड के अंदर गैप आया तो कोई इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 पॉलिसी। तो फिर गवर्नमेंट ने उस चीज़ को मद्देनजर रख के लोकल इन्वेस्टर्स को कहा, बाहर वाले इन्वेस्टर तो चले गए उस सारे एपिसोड के बाद, तो उनको परसुएट किया गया कि आप आएँ और आपको हम डॉलराइज रिटर्न देंगे। पॉलिसी बनाना हमेशा हुकूमत का काम होता है, और फिर वो इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने जब प्लांट लगा दिए और बिजली जब पैदा करनी शुरू कर दी तो हमने कह दिया कि ये तो बहुत गलत किस्म के सौदे हुए हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ कि व्हेन आई बिकेम द हेडको ऑफ हपको का जब मैं हेड बना हूँ, तो दैट वाज द टाइम कि चाइना हमें जाना था, और उस वक्त तक ये हुआ था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो डेवलप हो गई थी बिटवीन एंग्रो एंड ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और हमने कहा कि हम अपना जो हमारा जो इंडिजिनस रिसोर्स है थर में, जो कि 7th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, 195 बिलियन टन का कोयला है,
तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही है और उसके लिए हम काम करें। अच्छा, आई वॉज द फर्स्ट CEO ऑफ सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी एज वेल। इनिशियली हमने वर्ल्ड बैंक के साथ, IFC के साथ काम किया, लेकिन जिस वक्त खालिद मुसाब, मुझे सिर्फ एक जवाब दे कि फिर आप आगे जरूर चलिएगा। जो मेरा सवाल था, 10 साल पहले इन्वेस्टर्स ने और हुकूमत पाकिस्तान ने मिलकर जो फैसले किए थे, जिसमें आपकी टेक और पे, बिजली गारंटेड आपको लेनी है, नहीं लेंगे तो उसके बराबर पैसे देंगे, वो कंडीशन और बाकी सारी कंडीशन, आज वो फैसले ठीक है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार जो पॉलिसी थी बहुत सोच विचार के बाद बनाई गई थी, उसके अंदर उसकी बाकायदा सारे स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट थी। आपका जो थर है वो डेवलप नहीं हुआ 70 साल तक, तो जब इतना बड़ा रिस्क होता है तो उसके अंदर आपको जब तक इंसेंटिव ना दें रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कंट्री का रिस्क है, टेक्नोलॉजी का रिस्क है, एटसेट्रा, तो जब आपने उस सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के एक पॉलिसी दी तो तब उस वक्त इन्वेस्टमेंट आई। और अब आप देख लीजिए कि थर के अंदर जो सिचुएशन है वो सस्ती तरीन बिजली पैदा कर रहा है। देखिए, इफ यू लुक बैक तो आप उसको देख सकते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि माजी में जब हम थे 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। आई कम फ्रॉम फैसलाबाद, सारी लूम्स बंद हो चुकी थी वहाँ पर। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ, जितने भी सर्वे मेरे होते हुए OICCI में होते थे, तो जितने आपके फॉरेन इन्वेस्टर थे वो इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे कि उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये है कि आपके पास तो बिजली नहीं है, हम मजीद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे करें। देखिए, मसला इस वक्त मल्टीपल है और उन मसाइल का हल क्या है और किस तरीके से हम सस्ती बिजली अवामुन नास को दे सकते हैं, उसके ऊपर बेशुमार रिसर्च हो चुकी है। मसला अच्छा खालिद साहब, ये जो सस्ती बिजली और अफोर्डेबल बिजली से हम आवाम को दे सकते हैं, ये ज़रूर आपके पास वापस आएंगे। अरशद अब्बासी साहब को शामिल करते हैं डिबेट में। अब ये एक डबल एज सोर्ड है। मसलन जब वही माजी की एग्जांपल दें, जब तवानाई का बहरान था, बिजली थी नहीं, उस वक्त लोग कहते थे, इंडस्ट्री वाले भी कहते थे कि बिजली दें, भले जिस मर्ज़ी कीमत पर दें। फिर दूसरा, पाकिस्तान की आपको पता है कि क्रेडिबिलिटी भी, जब हम वैसे भी दो लोगों के दरमियान भी अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग होती है और जब आपको लगे कि आपने एक फ़ायदा उठा लिया, उसके बाद आपको ख्याल आए कि नहीं ये मेरे साथ तो ज़्यादती हो गई है, तो फिर तो शायद आपको मुआहदा करने वक्त सोचना चाहिए था ना। तो आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हमारे अंदर भी प्रॉब्लम है कि जब हमें एक ज़रूरत थी बिजली की, उस वक्त हमने इन्वेस्टर को बुलाया, ख़ास करके चाइनीज़ से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ये क्राइसिस हमारा हल करें। रोज़ एहतजाज होते थे, मिलें बंद पड़ी थीं, और जब वो प्रॉब्लम हल हो गया, हमारे आज इतनी ज़्यादा जनरेशन कैपेसिटी है और आज हम ये रो रहे हैं कि नहीं जी वो तो बड़ी गलत पॉलिसी थी। तो आपका क्या टेक है इस हवाले से कि कहाँ पे गलती हुई हमसे? कामरान, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने मुझे बुलाया। बात ये कि खुर्रम ने भी बड़ी अच्छी बातें की, यूनुस जागर साहब ने भी, और जो तीसरे खालिद मंसूर साहब थे। मैंने सिर्फ कुछ करेक्शन करनी है थोड़ी सी। बात ये कि उस वक्त वाकई पाकिस्तान को क्राइसिस था। आप कह सकते कि हमें बड़ा अर्जेंटली वांटेड था 4 से 5 हज़ार मेगावाट। उस पर काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल थी। मैं ये नहीं कहता कि 2000, आपको ही पता है, आप तो पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, कि 2013 से पहले किसकी गवर्नमेंट थी। एक चॉइस थी, वो चॉइस क्या थी? एग्जिस्टिंग जितने भी जो जिनको पावर प्लांट है उसकी रेट्रोफिटिंग। और मेरे ख्याल में यूनुस जागर साहब से मेरी अक्सर कम्युनिकेशन हमारी बड़े अरसे बाद आपने मिलाया, हमारी काफ़ी नोक-झोंक होती रहती थी। ये बिल्कुल बताएं कि रेट्रोफिटिंग का एस्टिमेट कितने का था? मेरे ख्याल में $350-400 मिलियन का था। वो प्रेफरेंस जो है वो हमने इग्नोर की। एक बात, ये डिबेट काफ़ी 1-2 महीने से बड़ी हीटेड अप हुई है बिकॉज ऑफ हमारे दोस्तों ऑप्टिमा की वजह से। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पाकिस्तान में ये जिसे कहते हैं ना रूल ऑफ बिजनेस क्या है। यानी फॉर एग्जांपल एक प्राइम मिनिस्टर है, ही इज़ द किंग, उसने कह दिया प्लानिंग मिशन को, मिनिस्टर हैं पावर, उनको कह दिया भाई ये काम करके लो। मेरा ख्याल है कि धानु खुर्रम दस्तगीर साहब ये मानेंगे, हमारी मिनिस्ट्रीज़ में किसी में या प्लानिंग कमीशन में किसी में इतनी ताकत नहीं है जो कहें कि हुजूर आपने बात ठीक कह दी है, नीचे जस्टिफाइड ये है, आपने ये काम करना है। जैसे मिसाल देता हूँ, यूनुस जागर साहब आप बिल्कुल मानेंगे कि उस वक्त तक मैं भी चाइना उसी पहली मीटिंग में गया था। वो शी चिंग, पता नहीं किसने नाम मेरा डाल दिया, मुझे भी बुलाया, और वो मैं 15-20 दिन ठहर गया कि कोल की कौन सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। किसी को इस पर ऑब्जेक्ट नहीं था। वो डेट, वो वक्त आप गूगल करेंगे, मेरे ख्याल में 12 जून 2014 एक कहा गया था कि देखिए आपने टेक्नोलॉजी लेनी है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। ये सब की बातें ठीक है, टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है,
हमें पता है कि इस कोल में द किंग इज़ अ चाइना, और मेरे ख्याल में उस वक्त एक पॉलिसी ब्रीफ था जो कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को दिया गया कि देखें हम नहीं हैं, ये देखें म्यांमार को किस तरह दे रहे हैं, कुछ अरसे बाद बांग्लादेश को कौन सी टेक्नोलॉजी दी है, टेक्नोलॉजी क्यों मैटर क्यों करती है। आज डिबेट क्या है, ये भी खुरम साहब ही कह रहे हैं बिजली तो है, कीमत ज़्यादा है। अच्छी टेक्नोलॉजी वाली जो कोल पावर प्लांट थे जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थे, वो कम कोल लेना था उन्होंने और ज़्यादा बिजली पैदा करनी थी। ये एक टेबल के फॉर्म में दिया गया था, शायद यहाँ से भी हमें गलती हुई। दूसरी एक बात है, सारे बंदे आप सब दुनिया आपको बता कि हपको वर्सेस वापटा के 99 में जी 94 की पॉलिसी बड़ी गलत बनी है, बड़ी गलत बनी है। ये पॉलिसी 2015 में बनी थी। एक बात सोचने की कि हमारी लर्निंग का क्या है, ये किस तरह सीखना था। वैसे बाय द वे किसी पॉलिटिकल रिजीम ने नहीं सीखना था, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी प्लानिंग मिशन और हमारे नपड़ सीखना था। खालिद मंसूर साहब भी हैं और खुरम साहब भी हैं। टेक्निकल थोड़ी सी बात है, प्लांट फैक्टर पहले आईपीएस के लिए 60% था, यहाँ 85% बढ़ा दिया गया, जो फंडामेंटल काज है। जो आप ये कह रहे हैं कि 85% के ऊपर जो आइडल कैपेसिटी जो कैपेसिटी पेमेंट अब इस पे बनी है। देखिए पहले 60% पे थी, जो 2015 में आप कह रहे हैं 85% तो पे पहला हमने ये 94 यानी 21 साल में सीखा क्या। एक तो बात पता चली कि पाकिस्तान में ना कोई थिंक टैंक है, ना कोई इंस्टीट्यूशन है। नाज़रीन, जो डिबेट है इस वक्त बहुत ही अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है, लेकिन हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं और अपने पैनलिस्ट के पास वापस जाते हैं। अच्छा, इस पे जो ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी है इस पे बात करें कि जो ओवर पीरियड ऑफ इतनी ज्यादा है। मैं बात करूंगा। अच्छा साहब आपकी तरफ वापस एक बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अच्छा साहब अप्टमा का व्यू ले ले, आपकी तरफ वापस आते हैं। ग्रेट डिबेट में एक नुकसान ये भी होता है कि टाइम थोड़ा सा लोग ज़्यादा होते कम मिलता है। अच्छा साहब, आप लोगों की तरफ से एक कैंपेन शुरू हुई, गौहर एजाज साहब इसको लीड कर रहे हैं। गौहर एजाज साहब के ऊपर एक क्रिटिसिज्म ये भी आ रहा है, वो खुद तो मौजूद नहीं है, वो अपना डिफेंस खुद दे सकते हैं कि वो बहुत लेट बोले हैं। चलें, जो भी बोल रहे हैं कुछ आवाम का भला और उनको पता चल रहा है। मेरा आपसे फंडामेंटल सवाल ये है कि जो फोकस लग रहा है वो सारा आइडल कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर जा रहा है। आप लोगों का भी जो इनिशियली रिएक्शन आया कि चाइनीज़ पावर प्लांट्स और ये सारों उसकी वजह से मसाइल पैदा होंगे। अभी मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में 7 बड़ी वजूहात बताई हैं, जिसमें कैपेसिटी पेमेंट्स एक फैक्टर है, 6 और भी फैक्टर्स है। नंबर 1, आप लोगों का फोकस तमाम चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं है? और सेकेंडली, जो मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पाकिस्तान में है उसकी ओनरशिप तो आज भी हुकूमत पाकिस्तान के पास है, तो उसके ऊपर आप लोग क्यों फोकस नहीं कर रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बड़ी मेहरबानी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और माशाल्लाह बड़ा लर्नड पैनल है। और अप्टमा ने सर इस पे शोर इसलिए मचाया है, आवाज़ उठाई है, और हमारे ग्रुप लीडर गौहर साहब ने, बिकॉज़ ये देखें जून 24 की जो फ्यूल कॉस्ट है, अगर आप अपने नाज़रीन को भी दिखा सकें तो वो है 9 रुपये 24 पैसे। बिजली इंडस्ट्री को चार्ज हो रही है 42.5-43 रुपये, एंड घरेलू सार्फिन को 55 से 65 रुपये, डिपेंडिंग ऑन कितना QTA FPA। और ये रेट बढ़ने से पहले किया? जी, रेट बढ़ने से पहले किया। अब पिछले 2 सालों के अंदर 200% बिजली बढ़ चुकी है, बिजली का टैरिफ, एंड जो गैस का टैरिफ है वो तकरीबन 250 से 275% बढ़ चुका है। तो सर ऐसे हालात में इंडस्ट्री वायबल नहीं हो सकती। बड़ी एक बुनियादी बात है, सारे माशाल्लाह बड़े लर्नड एक्सपर्ट्स हैं, तो सारे एक डिफरेंट अप्रोच दे रहे हैं। ये वाली पॉलिसी, इसमें अगर हम ये ना करते तो वो होता, और ये कैपेसिटी पेमेंट, ये सारी सर आज एक रियलिटी है कि हम इतने हाई टैरिफ्स पे ना इंडिया से मुकाबला कर सकते हैं, ना बांग्लादेश से कर सकते हैं, ना वियतनाम से कर सकते हैं। बिगड़ा हुआ श्रीलंका वापस अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है, तो हम अपनी महंगाई एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। छोटी सी इंटरवेंशन है अरशद साहब जी। अभी जो जुलाई से पावर टैरिफ्स इंक्रीज़ हुए हैं उसमें रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए 7 रुपये 12 पैसे अप टू 51% इंक्रीज़ है। अभी ऑल दो वो डेफर हो गया लोएस्ट के लिए, लेकिन अक्टूबर से इंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर बाकी कंज्यूमर्स के लिए कोई 15% के करीब इंक्रीज़ है। कमर्शियल के लिए भी टैरिफ बढ़ गया, ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए बढ़ गया। आपको तो प्राइम मिनिस्टर ने 8 रुपये फ़ी यूनिट कम कर दी बिजली, अब आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं सर, 8 रुपये फ़ी यूनिट कम नहीं हुआ। बेसिकली उन्होंने जिसे कहते हैं ना, हमें दिखाया कि 1 जुलाई से ये टैरिफ 53-54 रुपये हो सकता है, प्लस इसके ऊपर
नहीं सर, बेस टैरिफ की बात Revised, करें, 45 रुपए का रेट था जो आपको 37 रुपए 84 पैसे फी यूनिट के ऊपर अब हुआ है। आपके ऊपर जो क्रॉस सब्सिडी थी वो वापस हो गई है सर, जो मेरे ऊपर आज भी 12 रुपए फी यूनिट है। सर जो जुलाई का QTA FPA एंड जो पिछले महीनों का लगना है ना, उसमें हमें जुलाई का टैरिफ फिर भी हायर साइड पे 42 8 रुपए फी यूनिट बेनिफिट हो गया। अब आप क्यों इतराज कर रहे हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। 200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज है आपके लिए। हम एतराज़ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जब हम उसमें बाकी सारी चीज़ें डालते हैं ना, तो वो टैरिफ मोर और लेस वहीं आ खड़ा होता है। बेशक आपने बेस टैरिफ कम कर दिया, आपने दूसरे फैक्टर्स बढ़ा दिए, आपने फिक्स्ड MDI भी बढ़ा दिया और बाकी चीज़ें बढ़ा के हमारा टैरिफ मोर और लेस वहीं का वहीं खड़ा है। उसमें 1.5-2 रुपए का हमें एक्चुअल रिलीफ है। तो ये सारी सर एक वो ऑप्टिकल। कामरान अनशर साहब, आपसे डिस्कशन जारी रहेगी और यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यूनुस ढाका साहब भी हमारे साथ होंगे, तो उनके सामने कुछ अहम सवालात रखेंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारी जो बिजली के बिलों के हवाले से जो एक बहरान है, खुसूसी डिबेट जो है एक्सप्रेस न्यूज़ पर जारी रहेगी।